इन लोगों का लक्ष्य राजनीति पर कब्जा कर कर जो सरकारी खजाना है उसको लूट लेना अल्टीमेट है इनका। जिन दो परिवारों की आप बात कर रहे हैं, राव इंद्रजीत परिवार और कैप्टन परिवार, ऐसा हमारे भी सुनने में आता है कि आपका उनसे व्यक्तिगत विरोध रहा है। मेरा क्या हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो विरोध है ये सिर्फ राजनीतिक है, मुद्दों पर है या व्यक्तिगत? नहीं, मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक है। राव इंद्रजीत सिंह की कई बार हमने मदद की है। हाँ, जैसे एक तो टेम्परेरी विरोधी होता है, वो तो परमानेंट विरोधी है हमारा, क्योंकि हम जाति से यादव नहीं है। दूसरा, हम किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते। कुछ राजनीतिक दल हैं जो हमसे संपर्क में हैं और हो सकता है राष्ट्रीय नवचेतना मंच का उनका तालमेल जैसा चुनाव आ रहा है तो हमें उम्मीद है कि उनसे हो सकता है। हमारी अगर क्षमता लोगों की देखने की होगी तो लोग बटन भी दबा देंगे और झंडा डंडा किसी का भी लगाए रखेंगे, वोट विजय सोमानी की डाल देंगे। दिक्कत क्या है, कोई भी अधिकारी तनख्वाह ले रहा है, जनता के टैक्स से वो बैठा है, उसकी जिम्मेवारी है। लोग उसके चक्कर काट रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना मंदिर बाट कर रहे हैं, वो अपने चक्कर में लगे हुए, अपना अपना इक्विजिशन बैठाए बैठे हैं, अपनी रिश्तेदारी को निभा रहे हैं। कोई बीजेपी में बैठा रिश्तेदार है, कोई कांग्रेस में बैठा रिश्तेदार है। तो राजनीति क्या होगी, रिश्तेदारी हो गई। कोई जरूरी नहीं होती है कि आज में एमएलए एमपी बने। बाला साहब ठाकरे बम्बई में थे, वो कोई कुछ बने थोड़ी, मैं भी कुछ बना थोड़े हूँ। मैंने इस इलाके में शिक्षण संस्थान नहीं बनाता तो यहाँ यूनिवर्सिटी थोड़ी होती, यहाँ स्कूलों की बौछार थोड़ी होती। पार्टियों को विषय नहीं है। ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि साजबाज है, क्योंकि उन्होंने माल बहुत इकट्ठा कर रखा है। तो बेचारे उसको बचाने में, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बचाने में लगे हुए हैं। कोई भाजपा और कांग्रेस कुछ नहीं है। किसी जिला प्रमुख ने, नगर पालिका सदस्य ने बोला हो तो बताइए, हम एमएलए होंगे ना, हम बोलेंगे, हम लिखेंगे भी, और हम बीजेपी वालों से भी काम लेना जानते हैं, कांग्रेस वालों से भी। जिला में पासपोर्ट कार्यालय नारनौल में, रेवाड़ी में नहीं। इतने बढ़िया सांसद हैं यहाँ के। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, ठीक है। पिछली सरकार ने कितने अधिकारी कर्मचारी पकड़वा दिए, कितनों का कन्विक्शन हुआ, कहाँ भ्रष्टाचार रुका। इन बीजेपी वालों को कोई नहीं पूछता, इनको कोई, क्या नाम लूं किसी पद का उसका, इनको कोई पानी नहीं पिलाता। मैंने कहा हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो MCL है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है, वो न्यायोचित कर दो आप। तो बोले दोबारा नहीं बढ़ना, बोले ना, तो बोले देख लो फिर ये करने के बाद ना ठोंडे लोग सारे खिलाफ हो जाएंगे। तो 2-3 दिन बाद DC का फिर फोन आया और उसने मुझे बुलाया, पानी चाय पी के बोला जी क्या इच्छा है। मैं कुछ ना, ये इस्तीफा लो, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा डर है कि भाई सोमानी तो कई बार हार गए, पार ना पड़ी तो हमने उसका डर का इलाज निकाल दिया कि भाई तुम झंडा किसी का भी लगाए रखो और वोट खुद की भी चुप देनी डालिए, और बाहर जब कोई मिले सामंत तो उसको कह दे हम तो सामंत जी तेरी डाल का है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। NJP हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय नवचेतना के संयोजक, 5 बार रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके विजय सोमानी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। इस बार भी आपकी चुनावी तैयारी चल रही है, वहीं से शुरुआत करते हैं। कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया चल रही। बढ़िया चल रही है। अगर हम आपका ग्राफ देखते हैं, जैसा कि हमने रिकॉर्ड देखा आपका, जो आपने पहला चुनाव लड़ा था अपना, उसके बाद हर विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी फीकी होती नजर आई। ऐसा क्यों? अगर देखें तो वो तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ग्राफ तो नीचे आ रहा है। हाँ। ऐसा राजनीति में जो बूथ मैनेजमेंट है ना, वो अलग है, और समाज सेवा करते करते राजनीति करना दूसरी बात है जी। ये जो इलाका है यहाँ पर कुछ क्या 2 ही परिवार, 1952 से जब से देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी तब से अब तक वो लोग साजबाज होकर राजनीति करते रहे, और उनका अपना कुछ नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है उनका, कोई किरदार नहीं है उनका, लेकिन वो एक बात में निपुणता है उनके पास कि एक तो साजबाज होने में निपुण है,
एक वो जातिवाद फैलाने में निपुण है, एक वो गुटबाजी करने में निपुण है, और एक वो जब वो कभी वो पक्ष कभी वो पक्ष जब सत्ता में होते हैं तो नगर परिषद, नगर पालिका, ब्लॉक समिति, जिला परिषद सब पर लोग चुनकर तो आते हैं आजाद, यानी जन प्रतिनिधि होते हैं। जैसे मेंबर पंचायत होता है वैसे जिला परिषद सदस्य होता है, वैसे नगर परिषद में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग निर्दलीय बिना पार्टी के जीत कर आते हैं। लेकिन ये लोग उस पर ठप्पा लगा देते हैं, और ये उनको कुछ तो डर के माध्यम से और कुछ लालच के माध्यम से। और विजय सोमानी का जो किरदार है वो शुरू होता है देश की गुलामी से, यानी जब देश गुलाम था तो ये सामंत कहीं नहीं थे, जो आज एमएलए एमपी है ना, ये कहीं नहीं थे। उसमें जो किरदार था हमारे बुजुर्गों का था। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। 1947 और आज देख लीजिए आप कितने चुनाव हो चुके, कैसे हो चुके। इन लोगों का लक्ष्य राजनीति पर कब्जा कर कर जो सरकारी खजाना है उसको लूट लेना अल्टीमेट है इनका। और उस लूट के माल को कुछ अधिकारी, कुछ ठेकेदार मिलकर और कुछ समाज के तथाकथित ठेकेदार वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए हम पिछड़ते चले गए। लेकिन अब की बार वो जो चीज समझ में आई वो हमने 5 बार हारने के बाद समझ में आई। क्या चीज? कि भाई ये लोग कैसे, इन्होंने सिस्टम बना रखा है। अब हमने भी लोगों को कह दिया भाई इनके पीछे तुम रहोगे तो यहाँ पर जो माल आएगा चंडीगढ़ दिल्ली से वो चाट जाएंगे, तुम्हें भी थोड़ा बहुत देते रहेंगे, और हम सत्ता में आए तो ये चीज़ साबित करेंगे कि इनके पास जो कुछ माल है वो विकास का पैसा है। और उन लोगों को ये आश्वस्त कर दिया कि तुम झंडा तो किसी पार्टी का लगाए रखो, लेकिन अब की बार तुम एक बार बदल कर देखो सिस्टम को। देखिए एक सोच होती है, कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन क्या लिखने की कलम में ताकत है और क्या बोलने की वाणी में ताकत है, यही इलाके की समस्याओं का निदान होता है। जिन 2 परिवारों की आप बात कर रहे हैं, राव इंद्रजीत परिवार और कैप्टन परिवार, ऐसा हमारे भी सुनने में आता है कि आपका उनसे व्यक्तिगत विरोध रहा है। मेरा क्या? हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो विरोध है ये सिर्फ राजनीतिक है, मुद्दों पर है या व्यक्तिगत? नहीं, मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक ही है। राव इंद्रजीत सिंह की कई बार हमने मदद की है चुनाव में। हाँ, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। वो हमारे परमानेंट विरोधी हैं। जैसे एक तो टेम्परेरी विरोधी होता है, वो तो परमानेंट विरोधी है हमारा, क्योंकि हम जाति से यादव नहीं है। दूसरा, हम किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते। हम तो मदद करते हैं लोगों की, उसके बदले भी इज्जत चाहते हैं, इलाके का विकास चाहते हैं। ये लोग कुछ और चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मदद क्यों कर दी, उन्होंने मदद मांगी तो हमने मदद कर दी, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में 1 दिन होता है, चाहे पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो। तो वोट तो गुप्त मतदान है, लेकिन जब किसी की मदद करोगे तो उस पर एहसान होगा, और एहसान होगा तो हो सकता है वो इलाके के लिए कुछ कर दे। इस उम्मीद में उनकी मदद भी की। अगर हम अब की बात करते हैं, इस विधानसभा की बात करते हैं, तो इस बार हम आपको निर्दलीय ही चुनाव मैदान में देखेंगे या इस बार किसी पार्टी से आपकी बात चल रही हो या किसी पार्टी ने अप्रोच किया? राष्ट्रीय नवचेतना मंच सामाजिक संगठन है जी। कोई उस पे कोई चुनाव चिन्ह तो है नहीं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो हमसे संपर्क में हैं, और हो सकता है राष्ट्रीय नवचेतना मंच का उनका तालमेल जैसा चुनाव आ रहा है तो हमें उम्मीद है कि उनसे हो सकता है। चुनाव चिन्ह ही तो होता है, चुनाव चिन्ह के अलावा कोई व्यक्ति तो कुछ बदलता नहीं है। ना तो कमल का फूल, ना हाथ, ना हाथी, ना घोड़ा, कुछ करेगा नहीं। करेगा तो व्यक्ति और उसकी क्षमता। जो लोग 10-10, 11-11 बार एमएलए एमपी बना लिए, उनकी क्षमता लोगों ने देख ली। हमारी अगर क्षमता लोगों की देखने की होगी तो लोग बटन भी दबा देंगे और झंडा डंडा किसी का भी लगाए रखेंगे, वोट विजय सोमानी की डाल देंगे। तो इस बार आपने कहा आपने राव साहब की मदद की, उनसे थोड़ी सी मदद की उम्मीद कर रहे हैं? इस बार आपने की है तो उम्मीद तो कर सकते। राव साहब जो है बड़े नेता हैं, जात बिरादरी के ठेकेदार हैं, कई बार एमएलए सांसद रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस इलाके में सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधित्व उन्होंने किया है।
अब मैंने तो उनको मिल के भी कहा था, क्या? मगर आप कई बार बन गए लेकिन आपने करा कुछ नहीं। ने बोला मैंने कुछ नहीं करा, मगर कुछ नहीं करा। फिर एक बार मैंने उनको फ़ोन किया, मगर SYL नहर पे चौधरी धर्मवीर को और कृष्णपाल गुर्जर को साथ लेकर नरेंद्र मोदी से मिल लो, मैं भी साथ चलूँगा क्योंकि मोदी जी मुझे जानते हैं। तो फिर वो मेरा फ़ोन उठाने से रह गए। तब कोई नया राजनीतिक समीकरण बन गया तो हो सकता है हमारी मदद कर दें। हमने तो पहले भी उनसे मदद मांगी थी, लेकिन वो मदद लेना जानते, देना नहीं जानते। चलिए अब थोड़ा सा हम विजन को लेकर बात करते हैं। जो चुनावी तैयारी करते हैं उनका एक रोड मैप होता है। अगर आपको रेवाड़ी की जनता चुनती है तो क्या बदलाव होगा रेवाड़ी में? रेवाड़ी को क्या मिलेगा? क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं? रेवाड़ी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क की है, जाम की है, पटरी की है, शहर की टूटी सड़कों की है, नगर परिषद में लूटपाट की है, जो खजाने से केंद्र और भारत सरकार और हरियाणा सरकार से धन आता है उसको ईमानदारी से लगवाएंगे। यहाँ पर जो जातिवाद और गुटबाजी है उसको बंद कर देंगे। प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जो जिम्मेदारी वो निपुणता से निभाएंगे, नहीं निभाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। दिक्कत क्या है? कोई भी अधिकारी तनख्वाह ले रहा है, जनता के टैक्स से वो बैठा है, उसकी जिम्मेवारी है। लोग उसके चक्कर काट रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना मंदरबाट कर रहे हैं, वो अपने चक्कर में लगे हुए, अपना अपना इक्विजिशन बैठाए बैठे हैं, अपनी रिश्तेदारी को निभा रहे हैं। कोई बीजेपी में बैठा रिश्तेदार है, कोई कांग्रेस में बैठा रिश्तेदार है। तो ये तो राजनीति क्या हो गई? रिश्तेदारी हो गई। जनता क्या करे? जनता तो मजबूर है, जनता दिग्भ्रमित है। जो आदमी रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई लड़ रहा है वो बेचारा क्या करे? मजबूर है, वो विरोध नहीं कर सकते। और जहाँ तक राजनीति में या समाज में काम करते करते कोमल राव जी ऐसा है, कोई जरूरी नहीं होती है कि आज में MLA MP बने। बाला साहब ठाकरे बम्बई में थे, वो कोई कुछ बने थोड़ी, मैं भी कुछ बना थोड़े हूँ। मैंने इस इलाके में शिक्षण संस्थान नहीं बनाता तो यहाँ यूनिवर्सिटी थोड़ी होती, यहाँ स्कूलों की बौछार थोड़ी होती। यहाँ तो एक नेता ऐसा था जो 3 पीढ़ी की पूछता था, फिर B.Ed में एडमिशन देता था। मैंने बच्चों की दुर्दशा को खत्म कर दिया। जो मेरी आने वाली पीढ़ी है 36 बिरादरी की, उनके लिए ऑप्शन खोल दिए। ये विजय सोमानी का विजन था। जैसे RD सोमानी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में इस इलाके में अगुवाई की, ठाकुर राम सिंह जी, मेजर सूरजमल हमारे बुजुर्ग थे, खोड़ के लोग थे, ये सामंत कहीं भी नहीं थे। बड़ी साफ सुथरी सी बातें हैं। आज सब कुछ गूगल पर है। ऐतिहासिक पन्नों को हम बदल नहीं सकते, गुजरे हुए वक्त को हम बदल नहीं सकते। हम तो समाज के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा हित तो भगवान ने पूरा कर दिया। अब तो जो बचा है जीवन वो समाज हित के लिए लगाना चाहते हैं। जनता चाहेगी तो अथॉरिटी से लगा देंगे, जनता नहीं चाहेगी तो हम जनता की आवाज़ बनकर जनता के मुद्दे उठाते रहें। राष्ट्रीय नवचेतना मंच कभी पीछे नहीं रहा है और आने वाले वक्त में पीछे नहीं रहेंगे। आप काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अगर ये देखा जाए कि आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, भाजपा का भी कार्यकाल देखा, विकास दोनों में से किसने अगर थोड़ा सा भी बेहतर किया 19-20 तो क्या कहेंगे? पार्टी का कोई विषय नहीं है, पार्टी का कोई विषय नहीं है। ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि साजबाज है, क्योंकि उन्होंने माल बहुत इकट्ठा कर रखा है। तो बेचारे उसको बचाने में, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बचाने में लगे हुए हैं। कोई भाजपा और कांग्रेस कुछ नहीं है। आने वाला चुनाव इस बात का साक्षी होगा। अभी कल परसों में टिकटें बढ़ जाती हैं, फिर आप और हम देखेंगे कम से कम 10 लोग तो कांग्रेस के पीछे लग जाएंगे उसको हराने के लिए, और 10 ही लोग बीजेपी वालों को हराने के लिए लग जाएंगे। और हमने पूरा संपर्क साथ रखा है। आपकी बार जो हमारी गिरावट है ना 5 चुनाव की, वो तो हम पार्टी देंगे। अब जीत हार तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो प्रयास कर रहे हैं। बोलो भाई, वो क्या कहते हैं, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक वो भी है ना आध्यात्मिक, उसमें कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जगमाही। तो पाएगा तो वो जो कर्म करेगा। तो हम अपना कर्म क्यों ना करें, प्रयास क्यों ना करें? हमारा लक्ष्य साफ है, हमारा उद्देश्य साफ है, और हमारे लक्ष्य इतने साफ सुथरे हैं जो केवल जनता के हित के लिए, अपने हित के लिए कुछ नहीं है। परमात्मा जानता है कि हमने जो अपने लिए करना था, बच्चों के लिए करना था, कर चुके। इट इज इनफ, मोर देन इनफ।
तो अब जनता के लिए क्या आएगा, अगर हम ऐसे जमीनी स्तर पर बात करें जी, तो जनता के लिए क्या आएगा जिसकी आप बात? मैं आपको बात करूं, यहाँ पर जैसे अभी एम्स का आदरणीय प्रधानमंत्री उद्घाटन कर गए, फिर वहाँ पर क्लासेस तो नहीं लगी, वहाँ पर काम जमीन पे जमीन एक्वायर हो गई, उसमें बिल्डिंग बन रही है। उसमें जो वैधानिक जो तरीका था वो ये था कि वहाँ पर ओपीडी शुरू होती, एक बोर्ड लगता है एम्स का नाम, 1000 लोग डेली ओपीडी में आने चाहिए और 2 साल तक। ये बेसिक नॉर्म्स हैं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपके एनजेपी के चैनल पर, और आपका तो नाम भी शायद न्यूज़ फॉर जस्टिस पैरिटी, तो आपकी ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे आपने दिया, मुझे अपनी बात को कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको छोटी सी एक फहरिस्त बता देता हूँ, बताइए थोड़े शब्दों में। मेडिकल कॉलेज माजरा शोराज में कप्तान अजय मंत्री थे और वो 17-18 एकड़ ज़मीन पड़ी। 10 साल में भाजपा का एजेंडा था कि भाई हमारे ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ठीक है ना साहब? तो क्या हमारे रेवाड़ी का अधिकार नहीं है? किसी एमएलए एमपी ने अगर बोला हो तो बताइए, किसी जिला प्रमुख ने, नगर पालिका सदस्य ने बोला हो तो बताइए। हम एमएलए होंगे ना, हम बोलेंगे, हम लिखेंगे भी, और हम बीजेपी वालों से भी काम लेना जानते हैं, कांग्रेस वालों से भी, क्योंकि वो हमें जानते हैं कि भाई तो काम के लिए राजनीति में। और ये एक और बात है, हमारे साथ कोई झूठ भी नहीं बोल सकता और फरेब भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जो ना हार हार के ये समय जो गुजारा है ना समाज के बीच में, तो कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, और चाहे एक्स चीफ मिनिस्टर हो, और चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, श्री नरेंद्र जी मोदी, वो भी हमें जानते हैं, उसके साथ भी 4-5 साल काम कराया है। तो उस जानकारी का लाभ क्या अपने परिवार के लिए थोड़ी लेना है? अपने लिए लेना हो तो मैं जाकर बैठ जाऊँ, हाथ जोड़ के कहूँ मेरे को बना दे कि मैं राज्यसभा का सदस्य बना दे ना, जनता बनाएगी तो जनता की सेवा करेंगे। मुद्दों की बात जहाँ तक है, मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कि हम करेंगे। एम्स में इन्होंने अभी तक क्लासेज नहीं लगाई, ओपीडी नहीं खोली, वो खुलवाएंगे। रेवाड़ी में प्रस्तावित 7 बाईपास 30 साल से पुराने हैं, अभी कितने 3 या 4 बने हैं, 4-5 बाकी हैं। हम प्रतिनिधि होंगे तो दिल्ली सरकार से भी और चंडीगढ़ सरकार से मिलकर कराएंगे इस काम को। जिला में पासपोर्ट कार्यालय नारनौल में, रेवाड़ी में नहीं। इतने बढ़िया सांसद हैं यहाँ के, चिट्ठी लिखनी थी, चिट्ठी नहीं लिखी, रिकमेंडेशन लिखनी थी, ना लिखी राव इंद्रजीत सिंह ने। हाई कोर्ट बेंच की घोषणा भी कर रहे थे सांसद महोदय, कोई लिखा पढ़ी है क्या? कोई प्रयास है क्या? अखबारी बयान है। हम होंगे तो हम लिखा पढ़ी भी करेंगे, और जो लीगल फॉर्म के लोग हैं उनसे बात भी करेंगे, और जो लीगल में जो हमारे भाई काम करते हैं, वकील है, जजेज हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, उनकी कमेटी बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार के लिए 75% हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी। फिर जितने टाइम स्टे होने में लगे उतनी देर में यहाँ के उद्योगपति से यहाँ का सांसद और विधायक बात करता तो कितने लोग लगा देते? नहीं, कोई प्रयास नहीं, क्योंकि शोशाबाजी से काम चल रहा है। हम उद्योगपति से तालमेल कर कर अपने इस इलाके के बेरोजगार के लिए रोजगार मांगेंगे, और बदले में उद्योगपति को हम वो देंगे सुरक्षा। किस बात की? कि भाई तेरे को ना कोई यूनियनबाजी से ना प्रशासन से कोई हरेसमेंट नहीं होगा। हमारे बच्चों को जो उचित काम करे, जो काम करे, जिस लायक हो, उसमें ट्रायल पर रख ले, जो अनफिट हो उसको हटा दे। कौन उद्योगपति नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? उसको तो काम से मतलब है। अगर सोमानी जी इतना अच्छा विजन लेकर चल रहे हैं, इतने सब कामों का विजन लेकर चल रहे हैं और सब जनता के लिए हैं, तो इतने सालों से चुन तो जनता ही रही अपने प्रतिनिधि, तो फिर वो समर्थन आपके साथ क्यों नहीं? वो तो जनता से पूछो जी। तो इस बार क्या उम्मीद लेके चल रहे हो फिर? जनता को हम सिस्टम में ला दिया आपकी बार, उम्मीद है। हाँ, जो है ना वो जो चिमटा लिए बैठे हैं उनको सारा वो चिमटा दिखा दिया। अगर अब हम राष्ट्रीय नवचेतना की बात करते हैं तो राजनीतिक के अलावा गैर राजनीतिक कई सामाजिक आप लोग वो करते हैं गतिविधियां, एक बार उनका जिक्र।
देखिए, इस इलाके में चौकीदारों की आवाज़ उठाई तो राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने उठाई। इस इलाके में रास्ते ठीक करने की बात रही तो राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने शुरुआत की। इस इलाके में जीने मरने में, छठी 12 कन्यादान में जाने की परिपाटी शुरू हुई तो राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने की। उसके बाद और भी लोग जो चुनावी उसमें रहते हैं वो भी जाने लगे। इस इलाके में दर्जनों गाँव, एक राव नरवीर सिंह जी, उनके पिताजी मंत्री रहे, उनका गाँव बूढ़पुर, उसमें समरसेबल पंप लगाया लाखनौर में, गिंदोखर में, और अकेले राष्ट्रीय नवचेतना मंच के बजट से नहीं, आधा गांव के लोग देते थे बजट और आधा राष्ट्रीय नवचेतना मंच देता था। और हमने कहीं भी अपना पत्थर नहीं लगाया। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, एक तो मैडम मिश्रा थी और लोग थे, उनसे भी कुछ सहयोग लिया, कुछ गाँव से लिया। हमने कहीं पुस्तकालय का निर्माण किया, कई रास्ते ठीक कराने का काम किया। बहन बेटियां रास्तों में से पानी का घड़ा लेकर निकलने का नहीं था, वहाँ कुछ मलबार खेरा, क्योंकि हमको सरकारी तो मौका मिला नहीं हमको, जो कि हम बजट से करते। हम तो अपनी जेब से, जबान से, लोगों के सहयोग से करते रहे रास्ते ठीक करने का। और मैं आपसे एक बात कहूँगा छोटी सी, कि मुझे 3 पीढ़ी के लोग यहाँ जानते हैं। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, आम आदमी हूँ, चुनाव लड़ता हूँ, ये मेरा कसूर है। वो मैं जनता के लिए लड़ता हूँ। मेरे अपने शरीर के लिए तो अब मेरी उम्र भी 65 साल होगी, मुझे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे पता है सारे साजबाज होकर ही फिर आगे वही काम चलता रहेगा। इसलिए मैं जनता को मौका दे रहा हूँ। मैं मौका नहीं ले रहा हूँ, मैं जनता को मौका दे रहा हूँ कि अगर आपको ईमानदार व्यक्ति चाहिए, क्योंकि ईमानदारी जो है वो आर्थिक नहीं होती है, मन से, बुद्धि से, वचन से, कर्म से जब ईमानदारी होगी और उस ईमानदारी में मजबूती होगी। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, ठीक है, पिछली सरकार ने कितने अधिकारी कर्मचारी पकड़वा दिए, कितनों का कन्विक्शन हुआ, कहाँ भ्रष्टाचार रुका। इन बीजेपी वालों को कोई नहीं पूछता, इनको कोई, क्या नाम लूं किसी पद का उसका, इनको कोई पानी नहीं पिलाता। मतलब जनता की बात तो आप वाले तो कहते हैं हमने करप्शन कम करने के लिए पोर्टल वगैरह ले आए, सब वो तो उसी वो कितने तो कानून बना ले। बात तो होती है जनप्रतिनिधि जब स्ट्रांग होंगे ना जी, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। किसी गांव का सरपंच अगर अनपढ़ हो तो जो सेक्रेटरी है वो उस पर हावी रहता है। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन अनपढ़ हो तो वहाँ का सेक्रेटरी उस पर हावी रहता है। लेकिन मैं एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन था, 5 गांव की सोसाइटी थी, खोड़ मिनी बैंक, चौधरी देवीलाल जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, कर्जा माफ़ कर दिया। तो रेवाड़ी जिले के एमडी साहब बोले, अरे साहब मौज होगी आपकी। तो मैं बोला क्या मौज होगी, आज इन लोगों ने पैसा दिया, ईमानदारी से लेन देन किया संस्था के साथ, सोसाइटी के। वो लोग सोच रहे होंगे यार हम क्यों नहीं बेईमान थे, तो हंसा मेरी तरफ। तो बोला क्या करना चाहते हो, मैंने कहा हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो MCL है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है, वो न्यायोचित कर दो आप। तो बोलो दोबारा नहीं बढ़ना, बोले ना। तो बोलो देख लो फिर ये करने के बाद ना ठोंडे लोग सारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ऐसे ही मुझे, मैं राजनीति जो कर रहा हूँ, चुनाव में जो हूँ मैं जनहित के लिए हूँ। लोग एक बार मुझे अगर MLA का खिताब दे देंगे, वोट ज़्यादा बटन दबा देंगे, ठीक है साहब, तो फिर मेरे पास एक अथॉरिटी हो जाती है लिखने को, बोलने को, जाने को। देश के प्रधानमंत्री से मिलना है, चीफ मिनिस्टर से मिलना है, वो एक अथॉरिटी हो जाती है। आज इन लोगों ने, सब ने मिलकर मुझे माइनस उस पर ला खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो गुजरात बिरादरी तो है नहीं, मेरे पास कोई रिश्तेदार की फहरिस्त नहीं है, और ये लोग डर और लालच से लोगों को तोड़ देते हैं। आप कुछ समय तक नगर सुधार न्यास के भी वो रहे थे, चेयरमैन रहे थे, तो उस टाइम का कुछ बताइए, आपने क्या काम किया। और ऐसा सुनने में आता है आपने रिजाइन कर दिया था। हाँ, वो एक्चुअली मैं कुल ही 2 से 2.5 महीना चेयरमैन रहा, और मैंने कोई बत्ता, गाड़ी, घोड़ा कुछ नहीं लिया। मैंने खोड़ हाउस के मुड्डे और तार खींच के मैंने नगर पालिका रेवाड़ी में टेक लिए, और वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको मैंने कह दिया, भाई देखो यहाँ पर कोई भी रेवाड़ी शहर का आदमी दोबारा नहीं आना चाहिए काम के लिए।
अगर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है तो आप उसको नोट कराइए, को अनपढ़ आदमी तो आप लिख कर दीजिए। फिर करते करते, और जो तत्कालीन ईओ साहब थे और जो गवर्नेंस थी, चेयरमैन था हरीश अरोड़ा, तो हमारे साथी रहे वो इलेक्टेड चेयरमैन थे। तो मैं तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का नॉमिनेटेड चेयरमैन था। तो बिना किसी सूचना के, बिना सलाह के रेवाड़ी शहर में जेसीबी घुसा दी। और जब जेसीबी घुसा दी तो मेरे को कुछ रेवाड़ी के व्यापारी, कुछ वैश्य समाज के, कुछ पंजाबी समाज के, कुछ सैनी, जो भी व्यापारी लोग वहाँ रहते हैं, उनके फ़ोन आए कि जी हमारा तो सत्यानाश करवा दिया आपने। तो मैं अपना वहाँ से गाड़ी लेकर बाजार के बीचों बीच गया और उस ईओ को, श्री कृष्ण खरब थे, तो मैंने उनको कहा भाई तू जेसीबी तेरी बंद कर दे, तू चल दे यहाँ से। बोला जी ऊपर से आदेश है, मैं ऊपर नीचे हम देख लेंगे, आप जाइए। मैंने उनको भगा दिया। अब हम चले गए मक्खनलाल की धर्मशाला में, वहाँ व्यापारी लोग इकट्ठे हुए और हमने डीसी को ज्ञापन दिया कि भाई बिना किसी नोटिस के जेसीबी कैसे और क्यों घुस गई रेवाड़ी शहर में। तो तत्कालीन डीसी थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा कोई, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले सोमानी जी आप तो सरकार में साथ जाओ और आप ज्ञापन दे रहे हो। मैं बोला यार ज्ञापन तो इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो काम है हम व्यापारी को बताते कि आप 7 दिन में जो इनकरेजमेंट है इसको हटा लीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। एक बात। दूसरे जो छज्जे तोड़ दिए, अब वो पता नहीं कितने सालों से, सैकड़ों सालों से थे, तो क्या मैं ही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बना तभी तोड़ने जरूरी थे क्या? मतलब वो मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश थी। हालांकि मैं अपने स्तर पर उसको मैं पाट गया। मैंने तब सीएम थे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, तो उनका फ़ोन आया, बोले आप सरकार में साजी हो विजय बाबू और आप ये क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? ज्ञापन देता हूँ। अधिकारी सुनता नहीं है। अगर मेरे बिना सलाह के, मैं वहाँ बैठा हूँ नगर परिषद में और बिना उसके इंटीमेशन के नगर परिषद उसमें जेसीबी घुसा देता है, तो हम व्यापारी को बोलेंगे, रेवाड़ी के नगर परिषद मेंबर को बोलेंगे भाई आपका ये जुरिडिक्शन है, इसमें आप 7 दिन में क्लियर करा लीजिए। तो मैं बताइए तो साहब इसमें क्या गलत है? कहने लगा नहीं नहीं वो विजय बाबू जो सरकार में लोग साझी होते हैं ना, वो लोग ज्ञापन वगैरह नहीं देते हैं। मैंने कहा जी मैंने तो दे दिया, और आगे भी मेरे बिना सलाह के कोई गलत काम करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी तो मैं ऐसी सरकार में नहीं रहना चाहता। बोले वो तो खैर आपकी मर्जी है। तो 2-3 दिन बाद डीसी का फिर फ़ोन आया और उसने मुझे बुलाया, पानी चाय पी के बोला जी क्या इच्छा है? मैं कुछ ना, ये इस्तीफा लो। तो मैं तो कुल ही 2-2.5 महीने में चेयरमैन रहा और वो मेरा एक सुखद अनुभव रहा। और जो लोग उस वक्त मुलाजिम थे या जनता के लोग मेरे से रूबरू हुए, वो मेरे कार्यशैली से मेरे ख्याल से खुश होंगे, क्योंकि मैं निष्पक्षता से सोचता हूँ, करता हूँ। ज़बान से ज़रूर मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, तो वो ज़रूरी भी है। कड़वा बिना बोले सामने वाला अगर समझदार है तो गलती क्यों करेगा, और अगर हम उसको कड़वा नहीं बोलेंगे तो समझेगा क्यों? ये मेरा आपसे आज का अंतिम सवाल होगा, राष्ट्रीय नवचेतना रेवाड़ी के कितने गाँव में इकाइयाँ बना चुकी है? हम लोग 88 गाँव में इकाइयाँ बना चुके हैं, 88 विलेजेस। हम लोग इस इलाके के चुने हुए, हारे हुए पूर्व जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, हम सब लोगों से संपर्क कर चुके हैं और हमने मैन टू मैन जाकर ना बात की है, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा डर है कि भाई सोमानी तो कई बार हार गए, पार ना पड़ी तो हमने उसका डर का इलाज निकाल दिया कि भाई तुम झंडा किसी का भी लगाए रखो और वोट खुद की भी चुप देनी डालिए, और बाहर जब कोई मिले सामंत तो उसको कह दे हम तो सामंत जी तेरी डाल के आए। तो अगर भगवान उनमें घुसा और हमारी अपील को स्वीकार किया तो शायद जो 5 बार की हार है वो जीत में बदल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत कोमल जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है।
और मेरे विचार अगर जनता तक पहुंचेंगे तो ये मेरा एक बड़ा सहयोग हो जाएगा। और मेरा मकसद बचे हुए जीवन में सिर्फ इतना ही बच गया कि भाई अब अगर लोग चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो लोगों की मर्जी है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।